नमस्कार दोस्तों, तो एक बार आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको विलियन लेसन पढ़ाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले कई वीडियोस में विलियन के लेसन के कई पार्ट डाले हुए हैं और हमने उन पार्ट्स में आपको विलियन लेसन अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जिनमें हमने विलियन का वर्गीकरण क्या होता है वो भी हमने पढ़ाया है। हमने सॉल्यूशन का मेजरमेंट मापन कैसे होता है वो भी हमने पढ़ाया है। हमने आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, पीपीएम, पीपीवी आदि टॉपिक भी पढ़ाए और उनके फार्मूले भी लिखाए और उनकी डेफिनेशन भी बताई है। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, हमने विलियन में हेनरी का नियम भी पढ़ा है और राउल्ट का नियम भी पढ़ा है। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमने विलियन लेसन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस अणुसंख्यक गुणधर्म भी पढ़े हैं। तो विलियन लेसन लगभग हमारा कंप्लीट की ओर बढ़ रहा है, कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे राउल्ट के नियम पर। राउल्ट के नियम के आगे हमको मिलता है एक नया टॉपिक जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसे हम आदर्श और अनादर्श विलियन कहते हैं। ध्यान देना, राउल्ट के नियम के आधार पर विलियन को दो भागों में बांटा गया, देख सकते हैं आप। राउल्ट के नियम के आधार पर विलियन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक आदर्श विलियन, नंबर दो अनादर्श विलियन। तो बच्चों, आदर्श और अनादर्श विलियन होते क्या है जरा ये समझिए। ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आदर्श विलियन ऐसे विलियन होते हैं जो सांद्रता व ताप के विस्तृत परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलियन। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं अनादर्श विलियन। तो आइए पहले बात करते हैं आदर्श विलियन के विषय में। तो आइडियल विलियन होते क्या, ध्यान देना। हमने राउल्ट के नियम में पढ़ा था कि जब भी दो विलायक हो, दोनों वाष्पशील हो, मतलब दोनों को गर्म करने पर उनसे वाष्प बने और वाष्प दाब प्रोड्यूस हो, उनको आपस में मिलाते हैं। तो मिलाने पर जो हमारा समांगी विलयन बनेगा वो उसका जो कुल वाष्प दाब होगा वो दोनों विलायकों के शुद्ध वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ठीक है ना, याद होगा आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं पढ़ा हुआ है या आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आप विलियन के सभी पार्ट को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई बात है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए और प्लीज हमारे सारे वीडियो जो पीछे के पड़े हुए हैं, जिनमें हमने आयुपीएससी भी पढ़ाई है और हमने कार्बनिक अभिक्रियाएं कैसे बनती हैं ये भी पढ़ाया है, और कैसे आप उन रिएक्शंस को बनाना सीखेंगे जहां पर आप याद न करें ये भी पढ़ाया है। तो हमारे वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं आदर्श विलयन की। क्या होता है आदर्श विलयन, जरा बात करिए। देखिए, आदर्श विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें जो विलयन में उपस्थित घटक पदार्थ का जो आंशिक वाष्प दाब होता है P1, वो P1 नॉट X1 के बराबर होता है। ध्यान देना। इसी प्रकार जो P2 होता है वो P2 नॉट X2 के बराबर होता है, जिसमें आंशिक वाष्प दाब विलयन में घटक पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के आंशिक वाष्प दाब के और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन भी है कि इन विलयन में जो डेल्टा H का मान होता है वो डेल्टा H परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जीरो रहता है। मतलब क्या, जब भी दो विलायक को हमने मिलाया तो उनकी जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो शून्य होगा, मतलब वहां पर एंथैल्पी परिवर्तन कोई होगा नहीं। जो तीसरी कंडीशन होती है वो होता है डेल्टा V इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि इन विलयन में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने विलायक 1 का आयतन लिया, जो भी विलायक 2 का आयतन लिया, जो भी जब दोनों को मिलाया तो विलयन का कुल आयतन दोनों विलायकों के आयतन के योग के बराबर होता है। ये कंडीशन जहां लागू होती है वहां पर आदर्श विलयन होता है, और जो विलयन इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, देखिए अनादर्श विलयन में हम अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है घटक कणों के मध्य, उसकी वजह से ही जो विलयन होता है वो आदर्श या अनादर्श हो जाता है। तो फिलहाल हम समझते हैं आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन। देखिए फर्स्ट क्या है, बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये जो हमारा विलयन है ये आदर्श विलयन होगा। इसके अलावा हमारा दूसरा एनहेक्सेन प्लस सेकेंड है एनहेक्सेन
समझ लोगे आप लोग, n हेक्सेन प्लस n हेप्टेन का विलयन, n हेप्टेन, ये जो विलयन बनेगा ये भी हमारा आदर्श विलयन बनेगा बच्चों। इसके अलावा जो थर्ड एग्जांपल है वो हमारा एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का विलयन। क्या है थर्ड एग्जांपल देखिए, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और प्लस C2H5I एथिल आयोडाइड, इनका जो विलयन बनेगा ये आदर्श विलयन बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3 एग्जांपल आदर्श विलयन के हैं, ठीक है ना। और ये सांद्रता और ताप के विस्तृत परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उसके बाद ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं अनादर्श विलयन। और ये अनादर्श विलयन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान समझना, 2 प्रकार के। पहला होता है ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है। क्या दिखाता है? धनात्मक विचलन, अच्छे समझना इसको बच्चों। और दूसरा ऐसा विलयन होता है जो ऋणात्मक विचलन दिखाता है। क्या दिखाता है? ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं प्लीज। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने राउल्ट के नियम के अनुसार जो पढ़ रहे थे विलयन, तो विलयन में हमने पढ़ा था कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 आदर्श विलयन, नंबर 2 अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन के विषय में हमने पढ़ा था कि ऐसे विलयन होते हैं आदर्श विलयन जो ताप और सांद्रता के विभिन्न परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और ये इन विलयन में जो विलयन का कुल वाष्प दाब होता है, ध्यान समझना बच्चों, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। ऐसे विलयन में विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक 1, ये शुद्ध विलायक 2। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक 1 और शुद्ध विलायक 2 के वाष्प दाब के बराबर होता है। ऐसे विलयन को हम कहते हैं राउल्ट आदर्श विलयन, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, ऐसे विलयन जिनमें शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है और उसका जो योग होता है वो कुल वाष्प दाब, शुद्ध विलायक, दोनों शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का योग विलयन के कुल वाष्प दाब के योग से कम होता है, तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। कौन सा विचलन? ऋणात्मक, नेगेटिव। और यदि शुद्ध विलायक का जो कुल वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से कम होता है, मतलब अगर ध्यान देना, अगर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायकों के वाष्प दाब के योग से कम है तो ऋणात्मक विचलन होगा, और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायकों के वाष्प दाब के योग से अधिक है तो वहां पर धनात्मक विचलन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन, और ये होगा नेगेटिव डेविएशन। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अब हम इस आधार पर समझेंगे, ध्यान देना जरा। नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन कहां से निकालते हैं? शुद्ध विलायकों के वाष्प दाब के योग से, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम समझेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों वो धनात्मक दिखाते हैं और क्यों वो ऋणात्मक दिखाते हैं, ध्यान देना। यहां पर विलायक और विलायक के मध्य में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, केवल इंटरेक्शन की वजह से ही जो विलयन होता है वो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है या नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो ये इंटरेक्शन कैसे होता है इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, ऐसे विलयन, पहले इनकी कंडीशन लिख लेते हैं। ऐसे विलयन जिनके लिए P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट X1, P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट X2 होता है, इनके लिए डेल्टा H जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0, और जो डेल्टा V का मान होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। ऐसे विलयन धनात्मक विचलन दिखाते हैं, इनकी कंडीशन है। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, ऐसे विलयन धनात्मक विचलन क्यों दिखाते हैं जरा इस पर समझिए। आइए मानते हैं, लेट कोई एक विलायक है, इसमें ए के बीच में जो है बॉन्डिंग है, ए और ए के बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है ना। इसमें हमने कोई दूसरा विलायक मिला दिया, ये हमारा विलायक फर्स्ट है। इसमें हमने कोई दूसरा विलायक मिलाया जिसमें बी और बी के बीच में बॉन्डिंग है,
ये विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए यहाँ पर ए मॉलिक्यूल्स जिनके मध्य में बॉन्डिंग है और यहाँ पर बी मॉलिक्यूल्स जिनके मध्य में बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो इस बॉन्डिंग को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे आपस में इस तरीके से दिखा सकते हैं बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये आपस में बंधे होंगे, किसी न किसी अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होंगे, ठीक है ना। सभी जो मॉलिक्यूल जो भी कण होते हैं वो सभी किसी न किसी अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। अब जरा आपको ध्यान से समझना है बच्चों, अगर ए के मॉलिक्यूल जो हैं इनका जो वेपर प्रेशर जब इनको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये वेपोराइज होते हैं और वेपोराइज होने पर जो इनका वेपर प्रेशर मिलता है वो हमको मिलता है P1 नॉट। इसी प्रकार बीबी को जब इनको बी को गर्म करते हैं दूसरे वाले सॉल्यूशन को, ये हमने मान लिया इसको सॉल्यूशन 2 है, तो जब सॉल्यूशन 2 को हम गर्म करते हैं, सॉरी सॉल्यूशन है इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, ये सॉल्वेंट होगा ना, ये सॉल्वेंट 2 है, और जब इसको हमने गर्म किया तो इसमें जो हमको वेपर प्रेशर मिला वो हमको मिला P2 नॉट, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इनका दोनों को जब हमने मिला दिया तो बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बनने पर क्या हुआ कि जो इनके मॉलिक्यूल्स थे, जो कण थे, वो आपस में मिक्स हो गए और कैसा बनाएंगे, समांगी विलयन, मतलब ए बी ऐसे बनाएंगे, ए बी, तभी तो समांगी बनेगा। समांगी का मतलब होता है सर्वांग सम, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनेंगे। तो अब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। समझ रहे होंगे आप लोग किस तरीके से होता है, विलयन बनता है जब, तो क्या होता है, ठीक है ना। अब ध्यान समझना बच्चों, बहुत अच्छे समझना है तुमको। अगर ए के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ए बी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से कम था, कैसा था, कम था, ठीक है ना। ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ए बी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से कम था, ठीक है ना। तो इसमें वेपर कम बनेगी, समझ गया ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। और अगर ए के बीच का और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ए बी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से अधिक था तो इसमें वेपर कम बनेगी। ध्यान देना, अगर इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा और इसका अट्रैक्शन फोर्स कम तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, और अगर इनका अट्रैक्शन फोर्स अधिक और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम तो इनकी वेपर अधिक बनेगी। जब इनकी वेपर अधिक बनेगी तो विलयन की वाष्प दाब ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा, मतलब ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। और जब इनकी वेपर कम बनेगी, ठीक है ना, तो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। समझ गए होंगे आप लोग। खेल पूरा गेम किसका है, अट्रैक्शन फोर्स का। अगर ए के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो जब इनको हम गर्म करेंगे वाष्प बनाने के लिए तो इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए उच्च ताप पर वेपर प्रेशर दिखाएंगे। वैसे बीबी भी उच्च ताप पर वेपर प्रेशर दिखाएगा, और जब इनको मिला दिया तो मिलाने पर अगर इनके मध्य में अट्रैक्शन फोर्स कम बढ़ गया तो ये कमी ताप पर वेपर प्रेशर दिखा देंगे, ठीक है ना। कम ताप पर वेपर प्रेशर दिखाएंगे, मतलब उस टेंपरेचर में इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जाके इन दोनों के योग से ज्यादा होगा, इन दोनों के योग से ये ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। मतलब जब विलयन का वाष्प दाब जो होता है, कुल वाष्प दाब, वो विलायक के कुल वाष्प दाब के योग से अधिक होता है तो वहां पर होता है पॉजिटिव डेविएशन। और अगर विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के विलायकों के वाष्प दाब के योग से कम होता है तो होता है नेगेटिव डेविएशन। समझ गए ना आप लोग किस तरीके से होता है। तो ये पूरा जो धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन है, ये पूरा गेम किसका है, ये पूरा गेम है केवल अट्रैक्शन फोर्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है ना। आगे हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, प्लीज आप लोग इसको जरा नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसी प्रकार से जो है हमारा ऋणात्मक विचलन भी होगा और उसकी भी वैल्यू इसको नोट कर सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, P1 इज लेस देन P1 नॉट x1 और P2 इज लेस देन P2 नॉट x2, और यहां पर डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो लेस देन हो जाएगी 0 और डेल्टा V की जो वैल्यू होगी वो भी लेस देन 0 होगी, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो 0 से कम होगा, जो आयतन होगा वो आयतन उनके मिलाने से कुल आयतन से कम आयतन होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, आयतन घट जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो आपने इसको समझ लिया होगा किस तरीके से किया गया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इनके एग्जांपल। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं बच्चों, और इनके नीचे ही हम इनके एग्जांपल पढ़ते हैं
क्या होता है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन, उसका एग्जाम्पल है एथिल अल्कोहल और एसीटोन। फर्स्ट एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस CH3COCH3 का विलयन। पहला कौन सा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है एथिल अल्कोहल और एसीटोन का विलयन। दूसरा एग्जाम्पल है एथिल अल्कोहल C2H5OH और प्लस जल H2O का विलयन। और इसका जो तीसरा एग्जांपल है, समझ रहे होंगे आप लोग, इनको नोट करते रहिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको नोट करिए। तीसरा एग्जांपल है मेथिल अल्कोहल CH3OH और प्लस H2O जल का विलयन। जब इनको मिलाएंगे तो ये हमारे क्या दिखाएंगे, धनात्मक विचलन। क्या दिखाएंगे, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। और इसका एक और एग्जांपल है नंबर 4, वो है ईथर ROR और प्लस ईथर के साथ में एसीटोन CH3COCH3। ये जो एग्जांपल हमारे हैं, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, धनात्मक विचलन के। समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम आगे बात करेंगे ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन के एग्जांपल कौन कौन से देखिए। पहला एग्जांपल है इसका फिनॉल, फिनॉल प्लस एनिलीन। जब फिनॉल को एनिलीन में मिलाया जाएगा तो इसका वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा शुद्ध विलायकों के वाष्प दाब के योग से। दूसरा एग्जांपल है इसका, सेकंड एग्जांपल है अगर H2O में HCl मिला दिया जाए, ध्यान दीजिए, जल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाए या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को घोलकर HCl बनता है तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो भी घट जाएगा। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था अक्सर कर, एसीटोन, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया जाए। क्या मिलाया जाए, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारे जो विलयन होते हैं ये दिखाते हैं ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन। उम्मीद करेंगे आप लोगों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज हमारे इन वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और अपने अन्य दोस्तों से बताइए वो भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।